फिर सालाना इम्तहान हुआ और कुछ ऐसा संयोग हुआ कि मैं फिर पास हो गया और भाई साहब फिर फेल हो गए। मैंने बहुत मेहनत नहीं की पर न जाने कैसे दर्जे में अव्वल आ गया। मुझे खुद अचरज हुआ। भाई साहब ने प्राणांतक परिश्रम किया, कोर्स का एक एक शब्द चाट गए थे। इधर 10 बजे से 12 बजे तक और उधर भोर में 6 बजे से 9:30 बजे तक स्कूल के जाने के पहले मुद्रा कातिहीन हो गई थी, मगर बेचारे फेल हो गए। मुझे उन पर दया आती थी। नतीजा सुनाया गया तो वो रो पड़े और मैं भी रोने लगा। अपने पास होने की खुशी आधी हो गई। मैं भी फेल हो गया होता तो भाई साहब को इतना दुख ना होता, लेकिन विधि की बात कौन टाले। मेरे और भाई साहब के बीच में अब केवल एक दर्जे का अंतर और रह गया। मेरे मन में एक कुटिल भावना उदय हुई कि कहीं भाई साहब एक साल और फेल हो जाएं तो उनके बराबर मैं हो जाऊंगा, फिर वो किस आधार पर मेरी फजीहत कर सकेंगे। लेकिन मैंने इस विचार को दिल से बलपूर्वक निकाल डाला। आखिर वो मुझे मेरे हित के विचार से ही डांटते हैं। मुझे इस वक्त अप्रिय लगता है, मगर ये शायद उनके उपदेशों का ही असर है कि मैं धनाधन पास हो जाता हूँ और इतने अच्छे नंबरों से। अब भाई साहब कुछ नरम पड़ गए थे। कई बार मुझे डांटने का अवसर पाकर भी उन्होंने धीरज से काम लिया। शायद अब वो खुद समझने लगे थे कि मुझे डांटने का अधिकार उन्हें नहीं रहा, या रहा भी तो है बहुत कम। मेरी स्वच्छंदता भी बढ़ी। मैं उनकी सहिष्णुता का अनुचित लाभ उठाने लगा। मुझे कुछ ऐसी धारणा हुई कि मैं पास तो हो ही जाऊंगा, अब पढ़ूं या ना पढ़ूं, मेरी तकदीर बलवान है। इसीलिए भाई साहब के डर से जो थोड़ा बहुत पढ़ लिया करता था, अब वो भी बंद हुआ। मुझे कनकौवे उड़ाने का नया शौक़ पैदा हो गया था। अब सारा समय पतंगबाजी की ही भेंट होती थी। फिर भी भाई साहब की अदब करता था और उनकी नज़र बचा कर कनकौवे उड़ाता था। मांझा देना, कन्नी बांधना, पतंग टूर्नामेंट की तैयारी आदि समस्याएं सब गुप्त रूप से हल की जाती थी। मैं भाई साहब को ये संदेह न करने देना चाहता था कि उनका सम्मान और लिहाज मेरी नज़रों में कम हो गया है। तो एक दिन संध्या के समय हॉस्टल से दूर मैं एक कनकौवा लूटने बेतहाशा दौड़ा जा रहा था। आंखें आसमान की ओर थी और मन उस आकाशगामी पाठक की ओर जो मंद गति से झूमता पतन की ओर चला जा रहा था। मानो कोई आत्मा स्वर्ग से निकलकर विरक्त मन से नए संस्कार ग्रहण करने जा रही हो। बालकों की पूरी सेना लग्गे और झाड़दाड़ बांस लिए इसका स्वागत करने के लिए दौड़ी आ रही थी। किसी को अपने आगे पीछे की खबर न थी। सभी मानो उस पतंग के साथ ही आकाश में उड़ रहे थे जहाँ सब कुछ समतल है, ना ही मोटर कारें हैं, ना ही गाड़ियाँ। सहसा भाई साहब से मेरी मुठभेड़ हो गई, जो शायद बाज़ार की ओर से लौट रहे थे। लेकिन उन्होंने वहीं हाथ पकड़ लिया और उग्र भाव से बोले, इन बाज़ारी लौंडों के साथ ढेले में कनकौवे के लिए दौड़ते तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हें इसका कुछ भी लिहाज नहीं है कि अब नीची जमात में नहीं हो, बल्कि 8वीं जमात में आ गए हो, उससे केवल एक दर्जा नीचे ही हो। आखिर आदमी को कुछ तो अपनी पोजीशन का ख्याल रखना चाहिए। एक ज़माना था कि लोग 8वां दर्जा पास करके नायब तहसीलदार हो जाते थे। मैं कितने ही मिडिलचियों को जानता हूँ जो आज अव्वल दर्जे के डिप्टी मजिस्ट्रेट या सुपरिटेंडेंट हैं। कितने ही 8वीं जमात वाले हमारे लीडर और समाचार पत्रों के संपादक हैं। बड़े बड़े विद्वान उनकी मतहाती में काम करते हैं और तुम उसी 8वें दर्जे में आकर बाज़ारी लौंडों के साथ कनकौवे के लिए दौड़ रहे हो। मुझे तुम्हारी इस कम अकली पर दुख होता है। तुम ज़हीन हो, इसमें शक नहीं है, लेकिन वो ज़हीन किस काम का जो हमारे आत्मगौरव की हत्या कर डाले। तुम अपने दिल में समझते होगे कि भाई साहब से महज एक दर्जा नीचे हूँ, अब उन्हें मुझे कुछ कहने का हक नहीं है। लेकिन ये तुम्हारी गलती है। मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूँ और चाहे आज तुम मेरी जमात में आ जाओ और परीक्षकों का यही हाल है तो निस्संदेह अगले साल तुम मेरे समकक्ष हो जाओगे और शायद 1 साल बाद मुझसे आगे भी निकल जाओ। लेकिन मुझ में और तुम में जो 5 साल का अंतर है, उसे तुम क्या खुदा भी नहीं मिटा सकता। मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूँ और हमेशा रहूँगा।
मुझे दुनिया का और ज़िंदगी का जो तजुर्बा है तुम उसकी बराबरी नहीं कर सकते, चाहे तुम एमए या डिफिल ही क्यों ना हो जाओ। समझ किताबें पढ़ने से नहीं आती, दुनिया देखने से आती है। हमारी अम्मा ने कोई दर्जा नहीं पास किया और दादा भी शायद 5वीं या 6ठी जमात के आगे नहीं गए, लेकिन हम दोनों चाहे सारी दुनिया का विद्या पढ़ लें, अम्मा और दादा को हमें समझाने और सुधारने का अधिकार हमेशा रहेगा। केवल इसीलिए नहीं कि वे हमारे जन्मदाता हैं, बल्कि इसीलिए कि उन्हें दुनिया का हमसे ज़्यादा तजुर्बा है और रहेगा। अमेरिका में किस तरह की राज व्यवस्था है और 8वें हेनरी ने कितने ब्याह किए हैं, आकाश में कितने नक्षत्र हैं, ये बातें चाहे उन्हें मालूम हो या ना मालूम हो, लेकिन हज़ारों ऐसी बातें हैं जिनका ज्ञान उन्हें हमसे और तुमसे कहीं ज़्यादा है। दैव न करे आज मैं बीमार हो जाऊं तो तुम्हारे हाथ पांव फूल जाएंगे, दादा को तार देने के सिवाय तुम्हें कुछ ना सूझेगा, लेकिन तुम्हारी जगह दादा हो तो किसी को तार न दें, न घबराएं, न बदहवास हो, पहले खुद मर्ज पहचान कर इलाज करेंगे, उसमें सफल ना हुए तो किसी डॉक्टर को बुलाएंगे। बीमारी तो खैर बड़ी चीज़ है, हम तुम तो इतना भी नहीं जानते कि महीने भर का खर्च महीने में कैसे चलेगा। जो कुछ दादा हमें भेजते हैं उसे हम 20-22 तक खर्च कर डालते हैं और फिर पैसे पैसे के मोहताज हो जाते हैं। नाश्ता बंद हो जाता है, धोबी और नाई से मुंह चुराने लगते हैं, लेकिन जितना आज और हम तुम खर्च कर रहे हैं उसके आधे में दादा ने अपनी उम्र का बड़ा भाग इज्जत और नेकनामी के साथ निभाया है और कुटुंब का पालन किया है, जिसमें सब मिलकर 9 आदमी थे। अब अपने हेडमास्टर साहब को ही देखो, एमए हैं और यहाँ के नहीं हैं, ऑक्सफोर्ड के, 1000 रुपये पाते हैं, लेकिन उनके घर का इंतज़ाम कौन करता है? उनकी बूढ़ी माँ। हेडमास्टर साहब की डिग्री यहाँ बेकार हो गई। पहले खुद घर का इंतज़ाम करते थे, खर्च पूरा ना पड़ता था, कर्जदार रहते थे। जब से उनकी माता जी ने प्रबंध अपने हाथ में ले लिया है, जैसे घर में लक्ष्मी आ गई हो। तो भाईजान, ये गुरूर दिल से निकाल डालो कि तुम मेरे समीप आ गए हो और स्वतंत्र हो। मेरे देखते तुम बेराह न चलने पाओ। अगर तुम यूँ ना मानोगे तो मैं थप्पड़ का भी प्रयोग कर सकता हूँ। मैं जानता हूँ तुम्हें मेरी बातें जहर लग रही हैं। मैं उनकी इस नई युक्ति से नतमस्तक हो गया। मुझे आज सचमुच अपनी लघुता का अनुभव हुआ और भाई साहब के प्रति मेरे मन में श्रद्धा उत्पन्न हुई। मैंने सजल आंखों से कहा, हरगिज़ नहीं, आप जो कुछ फरमा रहे हैं वो बिल्कुल सच है और आपको वो कहने का अधिकार है। भाई साहब ने मुझे गले लगा लिया और बोले, मैं कनकौवे उड़ाने को मना नहीं करता, मेरा भी जी ललचाता है, लेकिन करूं क्या? खुद बेराह चलूँगा तो तुम्हारी रक्षा कैसे करूं? ये कर्तव्य भी तो मेरे सर है। संयोग से उसी वक्त एक कटा हुआ कनकौवा हमारे ऊपर से गुजरा। उसकी डोर लटक रही थी। लड़कों का एक गोल पीछे पीछे दौड़ा चला आता था। भाई साहब लंबे हैं ही, उछल कर उसकी डोर पकड़ लिए बेतहाशा हॉस्टल की तरफ दौड़े। मैं भी पीछे पीछे दौड़ रहा था।